हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक फॉर्म को हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने कोड लिखा है हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप React.js डेवलपर हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर हैं। द रीज़न इज़ कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं उसमें आप कितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अब ऑप्टिमाइजेशन में हमारे वाले कोड में हम 3-4 चीज़ें देखेंगे कि हम क्या क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे और रिटर्न में देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने लेबल और इनपुट को बार बार रिपीट किया है। इस केस में हम इसका एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं, जो कि सिर्फ इस फॉर्म कंपोनेंट में, बल्कि अगर हमारे थ्रू आउट प्रोजेक्ट कहीं पे भी हमें कोई इनपुट या लेबल यूज़ करना हो तो हम उस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोड एक ही बार लिखा गया है और उसको टेस्ट करा गया है प्रॉपर्ली, और जो बाकी डेवलपर्स को अगर रीयूज़ करना है तो उनको बार बार ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसे जेनरिक बनाएंगे सो दैट जैसे कि यहाँ पे हम इनपुट को टेक्स्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ईमेल के लिए, तो वो हो सके। तो पहली ऑप्टिमाइजेशन ये होगी कि हम इनको रीयूजेबल कंपोनेंट्स में क्रिएट करें। फिर आप देखेंगे यहाँ पे बटन भी है, इस बटन को भी हम एक कंपोनेंट में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बटन आपकी एप्लीकेशन में काफ़ी जगह यूज़ होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे वैलिडेशन रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब React.js या किसी भी प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसमें ये होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। यहाँ पे हम फॉर्म का जो जॉब है वो ये है कि सिर्फ फॉर्म डिस्प्ले करे। ये जो वैलिडेशन रूल्स हैं वो यहाँ नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ वही रीयूजेबिलिटी। अगर आपकी थ्रू आउट एप्लीकेशन कहीं और भी ये वैलिडेशंस रूल्स यूज़ होने होंगे तो उसके लिए भी ये सही जगह नहीं है। हमें इसे एक ऐसी फाइल में रखना होगा सो दैट ये कि रीयूज़ हो सके। ठीक है, तो ये होगा हमारा दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। अब तीसरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, जो कि रिलेटेड है इस टेक्स्ट से। तो अगर आप देखोगे हमारा सारा कंटेंट जो है वो हार्ड कोडेड है कोड के साथ ही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न इज़, अगर कल आपका कोई टाइपो आ जाता है या आपको टेक्स्ट चेंज करना है या आपको इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो आप बार बार आके अपने कंपोनेंट्स के कोड को नहीं छेड़ेंगे। ये भी आपकी एक सेपरेट फाइल में होना चाहिए और वहीं से ये ड्राइव होगा। ओके, सिमिलरली ये जो हमने कुछ रूल्स बनाए हैं यहाँ पे, इनको भी हम वहीं पे मूव करेंगे। लास्ट हम टेलविंड से रिलेटेड है CSS से। अगर आप देखोगे तो ये क्लासेस नेम्स अब नॉन रीडेबल होती जा रही हैं, तो इन क्लासेस नेम्स को हम टेलविंड में अप्लाई यूज़ करके ग्रुप कर सकते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है index.css में। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फॉर्म कंटेनर है, फॉर्म के लिए, इनपुट के लिए हमारे पास इनपुट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो फॉर्म कंटेनर का हमारा कोड है सारा का सारा, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो हमारी कॉमन क्लासेस आ रही हैं यहाँ से, इनको भी हटाकर इनपुट लिख लेते हैं। तो इससे पहली ऑप्टिमाइजेशन हमने की है कि हम अपने कोड को रीडेबल बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्लासेस का काम हम करेंगे। ओके, सो ये हो गया परफेक्ट। अब हम बात करते हैं, जो हमने 3 ऑप्टिमाइजेशन की बात की है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सोर्स में आएंगे, कंपोनेंट्स। हम सब कुछ रूट पे नहीं लिखने वाले, इन कंपोनेंट्स के अंदर हमारे कंपोनेंट्स होने वाले हैं। तो पहला होगा हमारा label.jsx, दूसरा होगा हमारा input.jsx, तीसरा होगा हमारा button.jsx। उसके बाद हमने बात की थी वैलिडेशन रूल्स को अलग करने की। जो वैलिडेशन का कोड है उसके लिए हम यूटिल्स या हेल्पर बना सकते हैं। तो मैं यूटिल्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी और यहाँ पे मैं util.js, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड होने वाला है। उसके बाद हमने बात की थी अपनी स्ट्रिंग्स की। जो हमारा कंटेंट है उसके लिए हम बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स और यहाँ पे हम लिख देंगे messages.js। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले हम अपने कंपोनेंट से। सो पहला कंपोनेंट हम लेबल बनाते हैं, कॉन्स्ट लेबल। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लेबल। इसकी रिटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो हमारा टैग है, सॉरी, इसको लेंगे रिटर्न
और यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ये जो एंटर योर नेम है ये हार्ड कोडेड है, दो हम इसे सेपरेट फाइल में मूव करेंगे, लेकिन अभी इस कंपोनेंट को जेनरिक बनाने के लिए हमें इसे एज अ प्रॉप रिसीव करना होगा। प्रॉप रिसीव करने से क्या होगा कि जो भी कंटेंट आ रहा होगा, जो भी लेबल का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा कंपोनेंट अब रीयूजेबल हुआ है। ओके, इसको अब क्लोज करते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब इसे यूज़ कैसे करेंगे। इंपोर्ट लेबल, एक लेवल ऊपर जाएंगे, कंपोनेंट्स लेबल। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, हमारे लेबल यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है, इसको एज अ प्रॉप पास करना है अब हमें, और हमारा इसमें कोई चिल्ड्रन नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे आते हैं लेबल नेम, और ऐसे हम पास कर देते हैं। ओके, सिमिलरली सब जगह हमें ये करना होगा। तो सब जगह ना करके मैं अभी सिर्फ 2-3 जगह कर लेती हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। सो एंटर योर नेम, चूज योर कंट्री, तो हमने टॉप के जो 3 लेबल्स हैं उनको हमने एज अ कंपोनेंट मूव कर दिया है। तो अगर आप वापस जाएंगे और चेक करेंगे तो आपका ये जो है ये कंपोनेंट से आ रहे हैं। ये एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, चूज़ योर कंट्री। थोड़ा यहाँ पे स्टाइल ऑफ हो रहा है, तो एक तो मैं जो फाइल्स नहीं चाहिए उनको क्लोज करते हैं। यहाँ पे होवर लगा हुआ है इसलिए ये होवरिंग पे प्रॉब्लम दे रहा है, इसको हटाते हैं। बटन का स्टाइल करते हैं, हमें क्या चाहिए बटन का स्टाइल पे, BG ऑरेंज 800, राउंडेड मीडियम, पैडिंग 2, ऑरेंज और होवर पे हमें क्या चाहिए, होवर पे हमें इसे बैकग्राउंड चेंज करना है 600। तो ये हमारी क्लास है। अपने कोड में वापस जाते हैं, क्लास नेम बटन, वापस आते हैं। ओके, ठीक है, अब हमारा एक स्टाइलिंग ठीक है। इस कंपोनेंट बटन को भी पिक करते हैं और इधर मूव कर देते हैं। कॉन्स्ट बटन रिटर्न एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन। क्लास नेम हम यहीं पर रख सकते हैं। ये जो हमारा टाइप है इसको भी हम प्रॉप से ले लेते हैं, और ये जो हमारा टेक्स्ट है सबमिट, इसको भी हम प्रॉप से ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा टाइप, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा ये प्रॉप। अगेन सेम ड्रिल, वापस जाएंगे, इंपोर्ट बटन, ये बटन पिक करेंगे, यहाँ पे बॉटम में आते हैं। हमने हटा दिया है, कुछ नहीं होता। टाइप प्रॉप था, सबमिट लिखा था हमने, और बटन लेबल था, वो क्या था हमारा, वो भी हमारा सबमिट था। ओके, वापस जाते हैं, सब ठीक चल रहा है, यस एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब आपका बटन भी जो है ये रीयूजेबल कंपोनेंट हो गया है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट बचा हमारा इनपुट, तो इनपुट कंपोनेंट को पिक करते हैं। ये मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, बटन को क्लोज करते हैं, CSS को यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट इनपुट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इनपुट, और यहाँ पे रिटर्न। ओके, अब यहाँ पे भी सेम, ये सारी हमारे प्रॉप्स होने वाले हैं। तो करना शुरू करते हैं। पहला है हमारा टाइप, फिर है हमारा नेम, फिर है हमारी वैल्यू, फिर है हमारा हैंडलर, और फिर है हमारा क्लास नेम। तो यहाँ पे आएगा हमारा टाइप, ये वाला, ये हमारी पहली प्रॉप। फिर हमें चाहिए नेम, तो इसको भी यहाँ पे ऐसे पास करते हैं नेम। वैल्यू भी यहाँ पे आएगी। हैंडलर, ये होगा हमारा हैंडलर, और जो भी हम क्लास नेम पास करेंगे वो यहाँ पे एज अ प्रॉप आ जाएगा। तो अगेन ये हमारा जो कंपोनेंट है वो रीयूजेबल और रीयूजेबल हो गया है। आप टाइप में कुछ भी पास करो, नेम, वैल्यू,
हैंडलर, ये सब प्रॉप से मिलेगा। वापस चलते हैं अपने फॉर्म में और इसको यूज़ करते हैं इनपुट फ्रॉम कंपोनेंट्स इनपुट। इसको पिक करते हैं, यहाँ पे अपने रिटर्न में जाते हैं और हमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस इसका नाम चेंज करना है। ओके, तो ये हो गया। वापस चलते हैं अपने कोड में, सब ठीक चल रहा है। हाँ, अगर आप देखोगे तो CSS थोड़ी ऑफ हो गई है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा CSS लिख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और हम बोलते हैं फॉर्म के अंदर जो डिव है उसका मार्जिन बॉटम 5px कर देते हैं। तो स्पेसिंग आ गई है, परफेक्ट, सब कुछ ठीक चल रहा है। यस, हमारी वैलिडेशंस भी रन हो रही है। तो अभी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लेवल की ऑप्टिमाइजेशन की है जहाँ पे हमने अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट किया है। अब हम नेक्स्ट लेवल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और हम उसमें क्या करेंगे, हम अपने यूटिल्स, ये जो हमने अपना फॉर्म में हमारी वैलिडेशन का जितना भी कोड है, इस सब को हम यहाँ से मूव कर देंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से अलग निकाल के हम यूटिल में जाते हैं। अब हमारे पास 3 हैं ये फंक्शंस और तीनों को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, सो दैट हम इन्हें यूज़ कर सकें। अब अगर आप देखोगे नेम वैलिडेशन तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ईमेल वैलिडेशन भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और वैलिडेट फॉर्म्स तो हम यहाँ पे अपने उसमें यूज़ करेंगे। अगर आप देखोगे वैलिडेट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, अब वैलिडेट फॉर्म को क्या चाहिए, फॉर्म डेटा चाहिए, तो हमें यहाँ से फॉर्म डेटा पास करना होगा। फॉर्म डेटा में हमारा पूरा स्टेट थी, यहाँ पे हमने पास की और इसको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे एक स्टेट सेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी JS है, यहाँ पे कोई React JS का कोड नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, तो यहाँ तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी स्टेट, एरर्स की स्टेट यहाँ पे ही सेट करेंगे। जो भी हमें वैलिडेट फॉर्म से मिलेगा उसको हम यहाँ पे एरर्स को सेट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी होगी। वैलिडेट फॉर्म ये आ गया है और ये हमारा एज इट इज़, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वापस चलते हैं, एरर्स इज़ नॉट डिफाइंड, कौन सी फाइल में, फॉर्म में, परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इज़ वैलिड आना चाहिए जो हमें एरर्स मिल रहे हैं। अगर मैं एरर करती हूँ तो अगर आप देखोगे तो आपके बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि एरर्स हमारे आ रहे हैं। तो अब हमने क्या किया है, हमने अपने फॉर्म से हमने अपने वैलिडेशन रूल्स को भी सेपरेट कर दिया है, सो दैट हमें पता रहे कि एरर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सो दैट हम इसे रीयूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमने इसको रीयूज़ कर रहे हैं। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लेवल का अब हमें नेक्स्ट वैलिडेशन नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है, हमें अपने कॉन्स्टेंट्स को करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यूटिल में जाते हैं, ये जो है कंट्री इज़ नॉट सिलेक्ट, टर्म्स इज़ नॉट सिलेक्टेड, प्रेफर टाइम, ये जितने भी एरर मैसेजेस हैं ये यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं एरर्स। अभी है हमारा फुल नेम इनवैलिड, ये पहला होगा, फिर है ईमेल इनवैलिड, ये दूसरा होगा, कंट्री इनवैलिड, कंट्री नॉट सिलेक्टेड, ये हमारा एरर है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कंट्री इज़ नॉट सिलेक्टेड, फुल नेम इज़ नॉट वैलिड, ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, टर्म इज़ नॉट सिलेक्टेड और प्रेफर टाइम इज़ नॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं टर्म्स नॉट सिलेक्टेड, और इस तरह आते हैं, इसको भी करते हैं प्रेफर टाइम नॉट सिलेक्टेड। ओके, इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आने वाली है, मल्टीपल कंटेंट आने वाला है, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, इंपोर्ट, अगेन ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है और हमें क्या चाहिए, एरर्स, तो ये हमारे एरर्स आ गए हैं यहाँ पे। अब इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और हम लिखेंगे एरर्स कंट्री नॉट सिलेक्टेड, ये है टर्म्स, तो एरर्स टर्म्स नॉट सिलेक्टेड। यहाँ पे आते हैं एरर्स प्रेफर टाइम नॉट सिलेक्टेड, एरर्स फुल नेम इनवैलिड,
एरर्स, ईमेल इनवैलिड। वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं अगर हमारे एरर मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आपके एरर मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारे ये कॉन्स्टेंट्स भी वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली हम ये जो हमने ये रूल्स रखे हैं मिनिमम मैक्सिमम, इसको भी हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉर्म रूल्स, फुल नेम, मैक्स लेंथ 30, फुल नेम, min लेंथ 3, ईमेल min लेंथ 3। तो अगर आप देखोगे तो हमने ये कर दिया है। वापस जाते हैं अपने यूटिल्स में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे एरर्स करा था पहले, अब हमें क्या चाहिए, फॉर्म रूल्स भी। तो इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे आते हैं फॉर्म रूल्स डॉट मैक्स लेंथ, यहाँ पे फॉर्म रूल्स डॉट मिन लेंथ, यहाँ पे आते हैं फॉर्म रूल्स डॉट ईमेल मिन लेंथ, और हमारा एक्चुअली ईमेल की मिन लेंथ है 4, तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। वापस चलते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और हम यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो वापस चलते हैं, देखते हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न इज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारा इनपुट कंपोनेंट है वो प्रॉप हैंडलर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑन चेंज पास कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। सॉरी, इसको ठीक करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमने इनपुट यूज़ किया है कंपोनेंट, उसमें हमें ऑन चेंज की जगह हैंडलर करना होगा। ओके, अब ये टाइप हो रहा है, लेकिन कलर जो है वो वाइट आ रहा है, तो CSS का इशू है। index.css में जाते हैं, यहाँ पे ये इनपुट है और इसमें है टेक्स्ट ब्लैक। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है हमारा। आई थिंक द इशू इज़ इशू है यहाँ पे इनहेरिटेंस का, तो मैं एक मिनट यहाँ पे इनलाइन लिख के देखती हूँ। रिफ्रेश, नोप। ओके, तो थोड़ी सी डिबगिंग करते हैं कि इसका कलर क्यों नहीं आ रहा है। कलर इनहेरिट हो रहा है, ओके, विच इज़ फाइन। कंप्यूटेड में देखते हैं क्या कलर दे रहे हैं, वाइट, और ये index.css से आ रहा है यहाँ पे भी। ओके, तो आई एम नॉट श्योर, अगर इसकी वजह से इशू है ये देख लेते हैं। तो ये CSS का इशू है, बट नहीं, इसकी वजह से भी इशू नहीं है। क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट यूज़ हो सकता है, देखते हैं। नोप, इम्पोर्टेंट भी यूज़ नहीं हो सकता। Okay, let me see. Color black important. सो मुझे CSS का ओवरराइडिंग करनी पड़ी। छोटा सा इशू था, सिर्फ ये इशू था कि जो टेलविंड है वो इनपुट का जो टेक्स्ट होता है उसको वाइट कर देता है, उसकी वजह से इशू हो रहा था। तो मुझे छोटा सा CSS से चेंज करना पड़ा, बट अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। यहाँ पे हमारा वैलिडेशन का क्लाइंट साइड का ब्राउज़र का जो है वो वैलिडेशन फायर हुआ है, और अभी कोई एरर नहीं आ रहे हैं। इसको हटाते हैं, पहला एरर लेकर आते हैं, फुल नेम इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, फुल नेम हमने डाल दिया। हम अब लेंथ का एरर देखते हैं। बिल्कुल सही है, इसको हटाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को, टर्म इज़ नॉट सिलेक्टेड। तो अगर आप देखेंगे
तो अभी हमारा जो पूरा कोड है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट हो चुके हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। हमने अपने वैलिडेशन रूल्स को दूसरी फाइल में मूव कर दिया है। हमारा जो सारा कंटेंट है वो अभी कॉन्स्टेंट्स में है, तो अगर हमें कुछ भी चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन और कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो लेबल्स के नेम हैं वो यहाँ पे हार्ड कोडेड है, इनको भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो आई विल लाइक कि आप जाएं और अपने कोड में इन चीज़ों को चेंज करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेस्टिंग कि इस पूरे कोड के लिए आप टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।